प्रिय छात्रों, शिवांश एकेडमी 88 चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th की साइंस सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। ये अपनी पहली क्लास होगी, तो आइए हम पहले चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका टाइटल है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। पहले हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके डेफिनेशन के बारे में, रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक साथ या एक से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अपने दैनिक जीवन में निम्नलिखित परिस्थितियों पर ध्यान दीजिए और विचार कीजिए कि क्या होता है जब गर्मियों में कमरे के ताप पर दूध को खुला छोड़ दिया जाता है। बच्चों, हम यहाँ कह सकते हैं कि जब हम गर्मी में कमरे के ताप पर दूध को यूं ही खुला छोड़ देते हैं तो क्या होता है, दूध फट जाता है, और ऐसा रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। लोहे का तवा, तसला, कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है। अगर हम लोहे के तसला, तवा, कील, लोहे से रिलेटेड कोई भी वस्तु को अगर हम नमी या आर्द्रता वाले स्थान में कुछ दिनों के लिए खुला छोड़ देते हैं तो उसमें जंग लगने लगता है और वो भूरा भूरा कलर का दिखाई देने लगता है। मगर इसकी प्रक्रिया जो होती है जंग लगने की, वो बहुत धीमी प्रोसेस होती है, धीमे धीमे करके वो स्टार्ट होती है। अंगूर का किण्वन हो जाता है, भोजन पकाया जाता है। एग्जाम्पल, जैसा कि हम भोजन पकाने की बात यहाँ कर रहे हैं, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमने पानी लिया, चावल लिया और उसको पकाया। पकने के बाद हमारा उत्पाद जो तैयार होता है वो चावल के रूप में दिखाई देने लगता है। ये हमारी एक रासायनिक प्रक्रिया होती है। हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है, हम सांस लेते हैं। इन सभी परिस्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती है। जैसा कि हमने ऊपर देखा, भोजन पकाया जाता है। जब हम चावल को लेते हैं, पानी लेते हैं और भोजन को पकाते हैं, चावल का जो आकार होता है वो चेंज हो जाता है, कलर भी चेंज हो जाता है। आइए आगे देखते हैं। पदार्थ के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जो पदार्थ में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन होते हैं उनको हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित होता है और फिर से वो दूसरी अवस्था से पहली अवस्था में आ जाता है। जैसे कि हम बर्फ़ लेते हैं, बर्फ़ को गर्म करते हैं, बर्फ़ गर्म होता है टेम्परेचर में, तो अपने आप ही वो पानी में चेंज हो जाता है। फिर जब हम पानी को ठंडा करते हैं तो वो फिर से बर्फ़ के रूप में परिवर्तित हो जाता है ना। लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। रासायनिक अभिक्रिया में अगर हमारा उत्पाद बन के तैयार होता है तो वो एज इट इज़ फिर से उसी प्रक्रिया में दोबारा, उसी अवस्था में दोबारा नहीं आता है। आइए आगे देखते हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आप शायद सोच रहे होंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है, हम कैसे जान सकते हैं कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए आइए हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप 1.1 सावधानी। इस क्रियाकलाप में शिक्षक के सहयोग की आवश्यकता है। सुरक्षा के लिए छात्र आँखों पर चश्मा पहन ले तो उचित होगा। लगभग 3-4 सेंटीमीटर लंबे मैग्नीशियम रिबन को रेगमाल से या रुमाल से रगड़कर साफ कर लीजिए। इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या वर्नर से इसका दहन करिए। दहन करना यानी जलाना।
तथा इसमें बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए, जैसे चित्र 1.1 में दिखाया गया है। मैग्नीशियम रिबन का दहन करते समय इसे अपनी आँखों से यथासंभव दूर रखिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? आपने देखा होगा कि चमकदार श्वेत लौ के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जब हम मैग्नीशियम रिबन को जलाते हैं, उसका दहन करते हैं, तो उसमें वो श्वेत लौ के साथ जलती है, चमकदार श्वेत लौ के साथ जलती है और यह परिवर्तित होकर के श्वेत चूर्ण में बदल जाती है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है और ये जो चूर्ण बनता है ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का चूर्ण है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। क्रियाकलाप 1.2। एक परख नली में लेड को हम सीसा भी कहते हैं, नाइट्रेट का घोल लेते हैं। इसमें पोटेशियम आयोडाइड का घोल मिला दीजिए। आपने क्या प्रेक्षण किया? क्रियाकलाप 1.3। एक शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को कुछ दानेदार जिंक लीजिए। शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली में कुछ दानेदार जिंक लीजिए। इसमें तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल मिला लीजिए। चित्र 1.2। सावधानी। अम्ल का इस्तेमाल सावधानी से कीजिए। क्या जस्ते के दानों के आसपास कुछ होता दिखाई दे रहा है? शंक्वाकार फ्लास्क या परख नली को स्पर्श कीजिए। क्या इसके तापमान में कोई परिवर्तन हुआ है? ऊपर दिए गए तीनों क्रियाकलापों के आधार पर हम कह सकते हैं कि निम्न किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम निर्धारित कर सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ऊपर हमने जितने भी क्रियाकलाप, जितने भी प्रैक्टिकल्स किए है ना, हम उसमें देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। उस दौरान क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। अवस्था में परिवर्तन, जैसे कि हमने 1.1 में मैग्नीशियम रिबन को जलाया, दहन किया उसका, तो वो चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो गया, श्वेत चूर्ण के रूप में परिवर्तित हो जाता है। श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अवस्था में परिवर्तन हो गया। रंग में परिवर्तन, गैस का निकास, उत्सर्जन, तापमान में परिवर्तन। जैसे कि हम दूध लेते हैं, दूध से दही को बनाते हैं, जमाते हैं, ये एक रासायनिक प्रक्रिया हुई, तो उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, रंग में परिवर्तन हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अगर हम अपने आसपास देखेंगे तो बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही हैं। अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल में जैसे कि देखा था, यहाँ पास हमने देखा था, हम सांस लेते हैं, यहाँ पास हमने देखा था हम सांस लेते हैं, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। ओके, आइए आगे देखते हैं। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इस अध्याय में हम विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया और उनके प्रतीकात्मक निरूपण का अध्ययन करेंगे। चित्र 1.2। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण। रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण होता क्या है, थोड़ा सा हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले उत्पादों या परिणामों के प्रतीकों तथा सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहते हैं। क्रियाकलाप 1.1 का विवरण। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है और यही परिवर्तन हमारा
रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को थ्योरी के रूप में समझाते हैं तो वो बहुत लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसे संक्षिप्त रूप में भी लिखा जा सकता है। इसे शब्द समीकरण के रूप में लिखना सबसे सरलतम विधि है। ऊपर दी गई अभिक्रिया का शब्द समीकरण इस प्रकार होगा। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। अब यहाँ पर अभिकारक जो लिखा हुआ है, अभिकारक क्या है? अभिकारक के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अभिकारक ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें अभिकारक कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, ये दोनों हमारे यहाँ पर क्या हो गए? अभिकारक हो गए। फिर हम देख रहे हैं उत्पाद। हमारे राइट हैंड साइड उत्पाद लिखा है। एरो पर ध्यान दीजिए। जो एरो होता है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है? अभिकारक होता है। और एरो के राइट हैंड साइड उत्पाद होता है। उत्पाद क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें उत्पाद कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। अभिक्रिया 1.1 में मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। नीचे भी डिटेल से दिया हुआ है। ऐसे पदार्थ जिनमें रासायनिक परिवर्तन होता है उन्हें अभिकारक कहते हैं। इस अभिक्रिया में एक नए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होता है, इसे उत्पाद कहते हैं। जो हमारा MgO बन करके रेडी हुआ है, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बन करके तैयार हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। शब्द समीकरण में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य एक तीर का निशान लगाकर दर्शाया जाता है। अभिकारक और उत्पाद के बीच में एरो का निशान लगा करके शब्द समीकरण को दर्शाया जाता है। अभिकारक के बीच योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें बाईं ओर LHS लिखा जाता है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया यहाँ पास कि जो अपना ये प्लस दिख रहा है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन के बीच में, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है। एरो के लेफ्ट हैंड साइड में हमारा अभिकारक उपस्थित होता है और ये एरो के राइट हैंड साइड में हमारा उत्पाद स्थित होता है। इसी प्रकार उत्पादों के बीच भी योग प्लस का चिन्ह लगाकर उन्हें दाईं ओर लिखा जाता है। तीर का सिरा उत्पाद की ओर होता है तथा यह अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। जो हमारा उत्पाद होता है, जो एरो का हमारा शिरा होता है, वो हमेशा उत्पाद की तरफ होता है और यह अभिक्रिया के होने की दिशा को दर्शाता है। रासायनिक समीकरण लिखना। आइए हम जानते हैं रासायनिक समीकरण को कैसे लिखते हैं। क्या रासायनिक समीकरण के निरूपण की इससे भी संक्षिप्त विधि है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइड के सूत्रों का स्मरण करो तो उपरोक्त शब्द समीकरण इस प्रकार लिखा जा सकता है। Mg प्लस O2, ये हमारा बन करके मैग्नीशियम ऑक्साइड तैयार हो गया। तीर के निशान के बाईं ओर, तीर के निशान के बाईं ओर लेफ्ट हैंड साइड, तीर के निशान के बाईं ओर और दाईं ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की गिनती कर उनकी तुलना करें। क्या दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान है? यदि है तो समीकरण संतुलित है।
अगर हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड परमाणु की जो संख्या है उनका बराबर संख्या है दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड, तो हमारा समीकरण जो होगा वो संतुलित होगा। और अगर हमारे परमाणुओं की संख्या संतुलित नहीं है, समान नहीं है, तो हमारा समीकरण असंतुलित होगा। यदि नहीं तो समीकरण असंतुलित है, क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है। अगर द्रव्यमान बराबर, द्रव्यमान दोनों तरफ का बराबर नहीं है। mg हमने यहाँ लिया है एक, mg एक है, यहाँ O2 ऑक्सीजन हमने 2 लिया है, लेकिन इधर का ऑक्सीजन हमारा एक ही है, राइट हैंड साइड एक ही ऑक्सीजन है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। इस प्रकार समीकरण 1.2 मैग्नीशियम के वायु के जलने का ढांचा समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। आइए हम जानते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण का क्या महत्व होता है। आपको द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होगा। आपका अपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया होगा। आपने अपने 9वीं कक्षा में अध्ययन किया था, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश होता है। ये पॉइंट नोट करने लायक है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश, अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। दूसरे शब्दों में, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान रहती है। इसीलिए हम कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। क्या रासायनिक समीकरण 1.2 संतुलित है? आइए हम इस रासायनिक समीकरण को चरणबद्ध संतुलित करना सीखें। क्रियाकलाप 1.3 के शब्द समीकरण को इस प्रकार दर्शाया जा सकता है। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल इक्वल टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। उपरोक्त समीकरण को निम्नलिखित रासायनिक समीकरण से दर्शाया जा सकता है। जिंक Zn, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 इक्वल टू जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन H2। आइए समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या की तुलना करते हैं। दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या हम क्लियर करते हैं। जिंक में एक है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में जिंक के परमाणु के तत्व की संख्या एक है। H2 2 है लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी H2 2 है। SO4 इधर भी 4 है और उधर भी 4 है। तत्व अभिकारकों में परमाणु की संख्या, उत्पाद में परमाणुओं की संख्या, लेफ्ट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या और राइट हैंड साइड में परमाणुओं की संख्या। जिंक अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1, उत्पाद में भी परमाणुओं की संख्या 1 है। हाइड्रोजन अभिकारकों में परमाणु की संख्या 1 है, लेफ्ट हैंड साइड में 2, राइट हैंड साइड में भी हाइड्रोजन में 2 है। S परमाणु की संख्या 1, राइट हैंड साइड में भी परमाणु की संख्या 1। O ऑक्सीजन परमाणु संख्या 4, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी परमाणु संख्या 4 है। समीकरण 1.3 में तीर के निशान के दोनों ओर के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान है, इसलिए यह एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब हम समझ सकते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे जानते हैं और कैसे बना सकते हैं। अब हम निम्न रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना लीजिए। समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर भी कुछ परिवर्तन नहीं कीजिए। बॉक्स के अंदर हमें कोई परिवर्तन नहीं करना, एज इट इज़ सेम टू सेम लिख देना है। Fe प्लस H2O इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2 1.5। असंतुलित समीकरण में उपस्थित
ऐसे समीकरण को हम क्या कहते हैं? असंतुलित समीकरण कहते हैं। Fe में एक परमाणु तत्व है, एक ही दिखा रहा है। H2 इधर भी है, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में भी H2 2 है। लेकिन ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन इधर एक है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 4 दिखा रही है। तत्व अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद में परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड। Fe परमाणु की संख्या 1 लेफ्ट हैंड साइड, उत्पाद में परमाणु की संख्या राइट हैंड साइड में 3 दिया है। Fe में हम यहाँ देखते हैं समीकरण में कि उत्पाद की संख्या परमाणु की संख्या 1 है और इधर Fe3 दिया हुआ है, यानी कि ये एक असंतुलित समीकरण है। हाइड्रोजन में दोनों साइड सेम है, 2 परमाणु संख्या है। ऑक्सीजन अनबैलेंस है। ऑक्सीजन में इधर 1 है और इधर 4 है। दोस्तों अगली क्लास हम अपनी जल्द ही लेकर के आने वाले हैं, बस इसको यहीं पर समाप्त करते हैं।